हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। अभी रिसेंटली मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट अपडेट किया था। उसमें कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछे थे मैंने। तो आज उन सारे जो आपने क्वेश्चंस दिए हैं उन सभी का इस वीडियो में हम आंसर देने वाला हूं मैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए, आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ में। पहला क्वेश्चन पूछा है नेमा पालमनी जी ने, नोटसेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में आप बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट आपका रिजल्ट आएगा नोटसेट का, ठीक है, जो कि बहुत जल्द आने वाला है रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद में होता है कि चॉइस फिलिंग होती है। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट पे आपका जो रिजल्ट आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन क्वालिफाइड है और कौन क्वालिफाइड नहीं है। अब जो जो कैंडिडेट भी क्वालिफाइड है उन सब का चॉइस फिलिंग होना है। ठीक है, अब वो चॉइस फिलिंग होने के बाद में अलॉटमेंट लिस्ट आती है कि आपको फाइनली कौन सा एम्स मिला है, ठीक, या आपको एम्स नहीं मिला है, तो वो सारा चीज़ें उस मेरिट लिस्ट में क्लियर हो जाती है। फिर उसके बाद में वो अलॉटमेंट लिस्ट का आपको एम्स मिलने अलॉट होने के बाद आपका पहला जो होता है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, एम्स एग्जाम्स की साइट्स पे ही आपको जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन ही अपलोड करने पड़ेंगे। उस ऑनलाइन अपलोड करने के बाद में, ठीक है, पर्टिकुलर जो भी आपको एम्स मिलता है, फिर उसके बाद में आपको उसका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप किस एम्स में, जो भी एम्स आपको अलॉट होता है वो कितने दिन के बाद बुला रहा है, वो टोटली उस पर्टिकुलर एम्स के बाद में पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आपका पहले ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर ऑफलाइन होता है। कुछ एम्स होते हैं जो कि ऑनलाइन डीवी ही करवा लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपको एम्स टू एम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अभिषेक जी ने। ठीक है, आप फोर्थ ईयर में, ठीक है, और आप कोचिंग भी ले रहे हैं, आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं। ठीक है, तो आपके बैग भी लग चुकी हैं, देखो। ठीक है, तो इन सब के पीछे देखो, अब लास्ट चल रहा है, फोर्थ ईयर चल रहा है आपका। ठीक है, अब फोर्थ ईयर चल रहा है, कोचिंग ले रखी है। सबसे पहला तो बेस्ट होगा कि आप अपने, जैसे कि आपकी बैग लग रही है, उस बैग को देखे जाए तो आप अपना फोर्थ ईयर को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। ठीक है, आपका फोर्थ ईयर अच्छे से कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, उसके बाद अगर पॉसिबल हो, अभी आपने ऑनलाइन कोचिंग ले रखी है, ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन ले सकते हो अगर पॉसिबल हो तो, और नहीं हो तो आप ऑनलाइन में भी आप अच्छे से आपके नोट्स बना के आप प्रिपरेशन कर सकते हो, नो डाउट, है ना। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आपका फिर भी आपका नोट सेट क्लियर हो जाएगा। और नोट सेट में आपका बैक लगने से कोई लेना देना नहीं, आपका फाइनल आउटकम आपका रिजल्ट पास का होना चाहिए, आपके प्रॉपर आपके पास सर्टिफिकेट और RN का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी बैक लगने से आपका कोई वैसे नोट सेट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपनी प्रिपरेशन को आप कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, चलिए हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शर्मा जी, आपका क्वेश्चन है कि नोट सेट की कोचिंग कितने मंथ की होती है। ठीक है, देखो, नोट सेट की जो कोचिंग्स होती है ना, ऑफलाइन ऑनलाइन थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। ऑनलाइन का होता है कि वो थोड़ा सा ऑलरेडी कुछ क्लासेस दे देते हैं, अब अपन कितने टाइम में उसको कवर कर रहे हैं वो अपने पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑनलाइन की कोचिंग में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, 6 मंथ, 8 मंथ, 10 मंथ या 1 ईयर वगैरह। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप पे, आप कितना डेडिकेशन के साथ वो कंप्लीट कर रहे हो। और ऑफलाइन की जो कोचिंग्स होती है, जो मोस्ट ऑफ जो चलती है कोचिंग्स ऑफलाइन की, वो हमारी 6 मंथ की कोचिंग होती है। ओनली 6 मंथ की कोचिंग होती है, कुछ 7 मंथ और 8 मंथ भी हो जाते हैं, पर ऑन एन एवरेज 6 मंथ की कोचिंग होती है ऑनलाइन, जिसमें आपका सिलेबस कवर कर लिया जाता है, आपके नोट्स बना दिए जाते हैं, नोट्स पूरे कंप्लीट आपको कोचिंग पे बैठ के आप हैंड रिटन खुद के नोट्स बन जाएंगे आपके। ठीक है, उसके बाद आप कोचिंग कंप्लीट होने के बाद में आप बुक्स प्रेफर करो, MCQ प्रैक्टिस करो। ठीक है, और तो ये आपकी तरह से एक तरह आपका जो आंसर है वो इस वीडियो में आपको मिल चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमारे भाई साहब ने, जिनका क्वेश्चन है कि एम्स में एक नर्सिंग ऑफिसर का वर्क है ना, स्पंज बाथ इंस्टॉल करना पड़ता है क्या। ठीक है, पूरा आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। चलिए, अब मैं अपना बताता हूँ। एज ए नर्सिंग ऑफिसर मैं एम्स में वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी कहाँ लगी है। ठीक है, वार्ड में लगी है, ठीक है, ICU में लगी है, OT में लगी है, कहाँ लगी, तो उस हिसाब से आपका वर्क भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब मैं अपना बताता हूँ, मैं OT में वर्क कर रहा हूँ, तो मेरा क्या वर्क रहता है, मेरा वर्क रहता है एज ए सर्कुलेटरी नर्स या एज ए स्क्रब नर्स। ठीक है, ये का वर्क रहता है। सर्कुलेटरी नर्स वही अपने OT में जो पेशेंट्स आएगा, ठीक है, OT के लिए अपना का जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है, वह बाहर से देने पड़ते हैं स्क्रब नर्स को। पैकिंग जो स्टाइल
इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना वो हमें देने पड़ते हैं, वो एज ए स्क्रब नर्स को देना पड़ता है, और स्क्रब नर्स जो रहता है वो सर्जरी में असिस्ट करवाता है। तो ये वर्क हो जाते हैं, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन का वर्क होता है जो हम अलग से वो भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को हम स्टलाइजेशन के लिए भेजना, ये सारे वर्क हमारे ओटी में वर्क होते हैं। अब आप बात करो स्पंज बाथ वगैरह भी करना होता है क्या, ठीक है। देखिए वार्ड वगैरह में अभी जैसे कि जेन्युइन बात करता हूँ एम्स वगैरह में, तो प्रॉपर आप वार्ड में भी करोगे वर्क वगैरह, तो स्पंज बाथ वगैरह के लिए आपको अटेंडर्स मिलते हैं ना, जो एम्स वगैरह में कुछ अटेंडर्स रहते हैं जो वो ये काम कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि आप स्पंज बात करना है, देखो पेशेंट्स की केयर करना है ना, पेशेंट की कुछ भी केयर होगी ऑब्वियसली स्पंज बात करना कि इसमें क्या बड़ी बात है ना, आप पूरी उसकी हाइजीन मेंटेन करना है, आपका एक तरह से प्रोफेशन है, ठीक है, कर सकते हो। इसमें ऐसा वो वाली बात नहीं है कि यार ये काम भी मुझे क्यों करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये शर्माने वाली बिल्कुल बात नहीं है, बहुत अच्छा है कि आप पेशेंट की केयर कर रहे हो, ठीक है। पेशेंट से आपके इस स्पंज बात वगैरह के लिए वैसे यहाँ पे अटेंडर्स वगैरह होते हैं जहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ, तो वो लोग ये लोग कर देते हैं काम वगैरह, ठीक है। हमारा जो काम रहता है मेडिकेशन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसको पेशेंट्स को देना होता है, ठीक है। उनको टाइम से कुछ बताना होता है, उनको एजुकेशन बतानी होती है, ये मेडिकेशन कब लेनी है, कब देना है, ये सारी चीज़ें अभी हमारा और रहता है, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वर्क रहता है, ठीक है। और आईसीयूज़ वगैरह में जो प्रॉपर जो रहता है सारा चीज़ें वर्क वगैरह वो सब प्रॉपर डिपेंड करता है आप कहाँ पे आपकी पोस्टिंग्स है। तो आई होप कि आपको ये डाउट्स भी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नादिरा जी ने, ज़्यादा टाइम तक स्टडी कैसे करें, चलो है ना आपका क्वेश्चन है। अब ज़्यादा टाइम कैसे, मतलब आप किस वे से पूछ रहे हो, ज़्यादा स्टडी टाइम सवर देना है या फिर 1 साल हो गया 2 साल हो गया अब आगे भी कंटिन्यू करें, कितना टाइम दें, आप ये पूछना चाह रहे हो, ठीक है। तो देखो आपका क्वेश्चन से कितना टाइम देना वाला आप क्वेश्चन बात करते हैं, स्टडी हावर्स की बात करते हैं। स्टडी हावर्स का तो देखो जितना दो उतना ही कम पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली सिलेबस जितना है, टाइम पीरियड्स कम रह गया है, तो आप बेसिकली जितना टाइम आपको मिल सकता है तो उतना दो। अगर आप उसका 5 घंटे भी दे रहे हो तो पूरे क्वालिटी हावर्स दीजिए, है ना। ऐसा नहीं हो आपको 12 घंटे 16 घंटे आपको कंप्लीट देना है, ठीक, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपके पास मिल रहे हैं 12 घंटे, आप उसको अच्छे से यूज़ कर पा रहे हो तो बिल्कुल 12 घंटे दीजिए। अगर आपके पास 4 घंटे भी मिल रहे हैं तो उनको भी प्रॉपर आप एक क्वालिटी टाइम के साथ दे सकते हैं जी, ठीक है। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, और लक्ष्य होता है ना टारगेट तक पहुंचना है एम्स, उस जज्बा और जुनून को लेके चलोगे तो ऑब्वियसली आपको एक टाइम में पढ़ने में मज़ा आएगा, टाइम ज़्यादा देना, स्टडी का ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप उस डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कीजिए, आपका टाइम वगैरह बिल्कुल आप दे पाओगे अच्छे से। चलिए हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शालू जी आपका क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए कौन सी बुक अच्छी है, ठीक है। तो देखिए एमसीक्यू के लिए आपको एक सिस्टम वाइज चलना पड़ेगा ना। अभी मैं आपको बोल दूं कि टारगेट हाई पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। या पीआर यादव पढ़ लीजिए या एनक्लेव पढ़ लीजिए, वो सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए एक स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए भी, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपके नोट्स बन चुके हैं, हैंड रिटन नोट्स बन चुके हैं, तो आप पीआर यादव के साथ उसका रिवीजन कर लीजिए। पीआर यादव में काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज है, वो अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद टारगेट हाई के एमसीक्यू, टारगेट हाई में बहुत सारे एमसीक्यू है जो कि आपकी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, वो कर सकते हो। देन उसके बाद में आप एनक्लेस के क्वेश्चन कर सकते हो, मॉस्बी के क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि जिस तरह से आप पैटर्न्स आ रहा है उसके लिए आप एनक्लेस और मॉस्बी क्वेश्चन भी करोगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी प्रेफरेंसेस हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप कर लेनी चाहिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है कि एम्स की सैलरी में एक डिसेंट लाइफ या अच्छी लाइफ हो जाएगी क्या, ठीक है। अच्छा चलो एम्स में कितना सैलरी मिलता है, ठीक है। अपन एक एवरेज मान के चलते हैं, जो अकाउंट्स में आते हैं 72 से 74 एक अकाउंट में तो अभी फ़िलहाल आते ही है ना। अभी मेरे को 1 ईयर हुआ इतने लगभग आ रहे हैं, और मैंने एक अलग से सैलरी का वीडियो भी बना रखा है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सैलरी की एक बात करते हैं ना, चलो अपन एक ले लेते हैं 75,000 ले लेते हैं पर मंथ, 75,000 मिल रहे हैं, ठीक है। अब 75,000 पर मंथ आना तो एक उसमें कैसी लाइफ हो सकती है, आप भी सोचिए ज़रा। 75 आपको मिलते हैं तो उसमें आप कितना खर्च कर लोगे, कितना सेविंग कर लोगे, ठीक है। तो वो सारा आपको खुद को समझ में आ जाएगा ना। अभी आप प्राइवेट करोगे, ठीक है, बाई चांस कोई प्राइवेट जॉब करता है तो प्राइवेट जॉब में आपकी जब से ज़्यादा होता है ना कि 15-20 हज़ार रुपये से शुरुआत होती है, ज़्यादा 30 हज़ार तक मिल जाते हैं।
अब उसमें भी आपको आपका रहना, खाना, खर्चा, सेविंग सब चीज़ें करनी पड़ेगी, और वहाँ का जो वर्कलोड है तो वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है, आपको वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो कंपेयर टू एम्स की लाइफ, है ना, जैसे कि एम्स की लाइफ है, आपको इतनी अच्छी सैलरी मिलती है, टाइम से मिलती है, आपके वर्किंग आवर्स बहुत अच्छे हैं और एक बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में आप वर्क करते हो, तो मेरे हिसाब से एम्स की लाइफ बहुत ही अच्छी है। आपकी एक सैलरी बहुत अच्छी है, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए बहुत अच्छी सैलरी है, आप एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हो बिल्कुल। ठीक है, बहुत अच्छा है, उसको मैनेज करना आना चाहिए। देखिए सैलरी, ठीक है, तो आप एक बहुत अच्छे से आपकी लाइफ जी सकते हो मेरे हिसाब से आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। वसीम, आपका क्वेश्चन है, पहले PR यादव या टारगेट हाई से सिलेक्शन हो जाती थी, ठीक है, तो अब एनक्लेक्स भी ज़रूरी है या नहीं, है ना, तो वो बात करते हैं ना। एनक्लेस के देखो ऐसा है कि अभी के जो क्लिनिकल और सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चंस आने लग गए हैं, ठीक है, 2000 जब से नोट सेट आया तब से आ ही रहे हैं, पर क्वांटिटी और इनमें कुछ डिफरेंस आ जा रहा है, और अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आने वाले टाइम में ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे मिलेंगे, क्लिनिकल स्किल बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो अभी के जो पैटर्न देखते हुए बात की जाए तो आपको एनक्लेस पढ़ना ही चाहिए। एनक्लेस आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। एनक्लेस के क्वेश्चन सोल्व करने से आपकी जो टाइम मैनेजमेंट होता है ना, कि इतने बड़े लेंदी क्वेश्चंस आगे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, वो अभी से कर लोगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यस, बिल्कुल ज़रूरी है एनक्लेस भी पढ़ना अभी के टाइम्स के हिसाब से देखा जाए तो, जिस आप टाइप का भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। विक्रम जी, आपका क्वेश्चन है, क्या कोचिंग के बाद भी एनक्लेस की थ्योरी पढ़ना जरूरी है? देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको पूरा अच्छे से, पूरी देखो, मैं जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कोई आपको ऐसा फेक नहीं बता रहा हूँ, एक्चुअल में जो मैंने खुद ने फॉलो किया है वो बता रहा हूँ, और रिजल्ट आपके सामने है। मेरी ऑल इंडिया 100 रैंक लगी थी, ठीक है, तो पूरी कंप्लीट और जेन्युइन एडवाइस दूंगा मैं आपको। देखिए, कोचिंग में जो आप पढ़ोगे ना, ठीक है, कोचिंग में आपको सारा चीज़ें बता दी जाएगी, ठीक है, आपको पूरी आपकी थ्योरी पार्ट जो भी MCQ वगैरह आपको अच्छे से क्लियर करवाएंगे पूरा एक तरह से। तो मेरे अकॉर्डिंग कोचिंग पे आपका एक तरह से बेसिक क्लियर होता है, ठीक है, आपका बेस क्लियर होता है कि हाँ ये होता है, समझ में आता है, सब्जेक्ट समझ में आते हैं आपको, ठीक है, आपके टॉपिक्स क्लियर होते हैं कोचिंग में। उसके बाद में आप जैसे PR यादव, टारगेट है से MCQ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, और उसके बाद में एनक्लेस पढ़ना ज़रूरी है या नहीं है, तो ऑब्वियसली अभी करंट के सिनेरियो को देखा जाए तो एनक्लेस की थ्योरी भी पढ़ लीजिए, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, 2 बार पढ़ लीजिए, जितना आप पॉसिबल उतना अच्छे से आप पढ़ लीजिए, तो आपको कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ही मिलेगा। सिलेक्शन लेना है तो क्यों किसी चीज़ को छोड़ना है, ठीक है, देखा मेरे हिसाब से देखा जाए कि साला जो जो चीज़ें हैं पढ़ लो ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है, पढ़ना ही तो है, अपना काम अभी स्टूडेंट है वह अपन स्ट्रगल लाइफ कर रहे हैं, तो पढ़ना अपना सबसे मेन गोल है, तो पढ़ लो, ये पढ़ लिया, एनक्लेस पढ़ लिया, ठीक है, टारगेट पढ़ लिया, PR यादव पढ़ लिया, कोचिंग के नोट्स हो गए, तो आपका अगर सारी चीज़ें आपने आप अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको है ना कि अपने खुद में एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आएगी सिलेक्शन को लेकर, कि यार मैंने ये भी पढ़ लिया है, वो भी पढ़ लिया, अब तो मैं बिल्कुल कंप्लीट प्रिपेयर हूँ। अब ऐसा नहीं है कि यार एनक्लेस के कुछ क्वेश्चंस आ गए तो मैं सोल्व नहीं कर पाऊंगा, या उस टाइप से पैटर्न आ गया तो मैं सोल्व नहीं कर पाऊंगा। तो अभी के करंट के सिनेरियो को देखा जाए तो एनक्लेस की थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके MCQ भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। टाइम कम है तो आपकी स्टडी आवर्स को बढ़ाओ, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो, लग जाओ अपने टारगेट अचीव करने के लिए। 2 सिमिलर क्वेश्चंस मिले हैं। एक ने पूछा है मेरे कि मॉस्बी और सॉन्डर्स का लेटेस्ट एडिशन कौन सा है, वो है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू रीड एनक्लेस। तो हम इसको पूरा एक ही में सम ऑफ कर लेते हैं। चलिए हम एनक्लेस सॉन्डर्स की बात करते हैं। सॉन्डर्स का अभी 10th एडिशन लेटेस्ट चल रहा है, 4th साउथ एशिया एडिशन, ठीक है, ये अभी लेटेस्ट एडिशन है सॉन्डर्स का। और मॉस्बी की बात की जाए तो मॉस्बी का 20th है ना, 20th एडिशन लेटेस्ट है, ठीक है, मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है, यहाँ से आप पूरा अच्छे से देख सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू रीड एनक्लेस, ठीक है। अब देखिए, आप ऐसा है कि अगर आप 4th ईयर में है और आप या फिर आप नर्सिंग करके आए हो, या ड्यूरिंग नर्सिंग आप सोचो कि एनक्लेस पढ़ लें, ठीक है, तो चलिए आपका अगर बेस अच्छा है तो थोड़ा बहुत आप पढ़ लोगे तो थोड़ा बहुत समझ में भी आ जाएगा।
तो एनक्लेस पढ़ने का जो सही मेरे हिसाब से जो टाइम है वो होता है कि आप अपनी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कोचिंग है वो अच्छे से कर लो। ठीक है? वो आपकी कोचिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपके नोट्स पूरे अच्छे से बन जाएंगे। अगर वो सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद फिर अगर आप एनक्लेस पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो एनक्लेस अब हाउ टू रीड करना है, रीड कैसे करें। ठीक है, अब टाइम कितना लगता होता है, क्वेश्चंस आते हैं कि टाइम कितना देना चाहिए। तो देखो अपने अगर शुरू करते हैं एनक्लेस पढ़ना, आप पहले जैसे एमएसएन से स्टार्ट कर दिए, एमएसएन की थ्योरी पार्ट पढ़ लिया आपने। ठीक है, साथ में अपने जो नोट्स बना रखे वो भी लेके बैठो, जो आपको अलग से कुछ नया डी स्पेशल दिखे वो आप नोट कर लो। ठीक है, एक तो एमएसएन का एक टॉपिक क्लियर कर लिया, फिर उसके साथ में कुछ क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर कर लिए। तो ऐसे सिस्टम वाइज चलिए, पहले एमएसएन को कंप्लीट कर लीजिए, ओबीजी को कीजिए, फंडामेंटल कीजिए। तो ऐसे करके आप एनक्लेस को पूरा दोगे तो आपका एनक्लेस आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स अगर साथ कर लिखते रहोगे तो भी आपको रिवीजन करो, क्योंकि एक बार पढ़ोगे तो भी देखो ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया तो इनफ है क्या। ठीक है, अगर रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है, तो रिवीजन भी होना आपके लिए बहुत एक अच्छा रहेगा कि रिवीजन हो जाएगा तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो आज इस वीडियो में हमने बात करी कंप्लीट आपकी कुछ क्वेश्चंस वगैरह के बारे में। किसी का क्वेश्चंस रह गया हो तो मुझे अलग से आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टा पे मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हो, तो मैं आपको वहाँ से रिप्लाई दे दूँगा। आई होप मैंने इस पूरे वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस कवर किए होंगे, आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह गया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। और नोट सेट का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला हो, अपना पेशेंस बना के रखिए, आपका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में आपको मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखा है आपने तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।